देखो ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट एंड द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है? ऑस्मोसिस हमने एक सॉल्यूशन लिया, बीच में एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारी स्किन होती है वो एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउड करती है अपने मूवमेंट। इसमें से जो मूवमेंट होगा, इसमें जो पोर्स का साइज है, जो होल्स का साइज है, वो उतना रहता है कि इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल तो मूव कर जाता है, but the solute particle cannot move through this SPM. Clear? Solute particle इस SPM के थ्रू मूव नहीं होगा। तो इस SPM के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। Solution 1 concentration C1, solution 2 concentration C2. Just for example, if C1 is greater than C2, यदि C1 C2 से बड़ा है तो क्या होगा? See, any system has tendency to come into equilibrium with each other. यदि C1 C2 से बड़ा है तो इन सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि वो इक्विलिब्रियम में आए, C1 का वैल्यू कम हो, C2 का वैल्यू इंक्रीज हो जाए। क्लियर? ऐसा कुछ होगा। अब C1 का वैल्यू कैसे कम होगा? यहां से या तो देखो C1 का वैल्यू ऐसे कम होगा, या तो कुछ सॉलिड पार्टिकल यहां से यहां चले जाएं तो अपने आप कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, बट सॉलिड पार्टिकल तो एसपीएम के थ्रू मूव नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन क्या बचा? यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल यदि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव कर गए तो क्या होगा? यदि सॉल्वेंट यहां से मूव कर गए तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कम, और इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। सॉल्यूट के मोल्स अभी भी उतने ही है। हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को कम कर दो तो सी बढ़ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा दो सी कम हो जाएगा। So net movement of solvent particle takes place from lower concentration to higher concentration side। क्लियर? कुछ ये मूवमेंट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, ये मूवमेंट भी रहेगा, बट द नेट मूवमेंट विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन। सॉल्वेंट यहां से यहां भी जाएंगे, यहां से यहां भी आएंगे, ज्यादा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। It is the movement of solvent particle from low concentration with respect to solute. Solute के respect में हम concentration बोल रहे हैं, low concentration to higher concentration side to SPM। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes sir। कॉपी कर लिया है सभी ने जितना बोर्ड पे लिखा है? देखो, ऑस्मोसिस हमने डिफाइन किया। इवन वी कैन हैव सॉल्यूशन वन साइड एंड द सॉल्वेंट अनदर साइड। तो हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, जीरो कंसंट्रेशन। Now the next term is osmotic pressure।
इसे पाई से डिनोट किया जाता है। चलो बोर्ड पे देखना, अभी फिर कॉपी कर लेना। हमने कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एसपीएम के थ्रू सेपरेट किया। अब सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट होगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। लो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन है यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन सी दे रखा है। सो द नेट मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर टू हियर। इफ वी अप्लाई समवॉट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट है वो ब्लॉक होगा, अपोज होगा। सो हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया so that the net movement becomes zero। यहाँ से जो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का हो रहा था वो जीरो हो जाएगा। यदि वो जीरो हो गया, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is the extra pressure applied on the solution side to just stop the net osmosis from solvent to solution side। यहाँ से जो मूवमेंट है उसको जो जस्ट ब्लॉक कर दे, उतना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट बढ़ते जाएगी और एक हाइट के कारण एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। उस एक्स्ट्रा प्रेशर पे अपने आप नेट ऑस्मोसिस रुक जाएगा। उस हाइट को बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या इतना हमें क्लियर है? इज दैट ओके? Yes, sir. और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा मूवमेंट, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हमें। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है यहाँ पर CRT। RT is proportionality constant for non electrolyte। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे CRT, सिर्फ I आ जाएगा। वन टॉप फैक्टर जहाँ पे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है। इज दैट ओके? ये इक्वेशन के जो डायमेंशन है वो सिमिलरली मैच करते हैं PV इक्वल टू nRT से। प्रेशर इक्वल टू N अपॉन V RT, ये होता है कंसंट्रेशन। क्लियर? बट दिस इक्वेशन इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम हियर। ये गैसेस के लिए और ये लिक्विड सॉल्यूशन का प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। सो डायमेंशनली मैच कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेम, इसलिए इसको P ना लिख के पाई लिखा जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है इतना? नयन का मैसेज है सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर। कंफर्म Clear है करो। sir. Clear है.
क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर दिख रहा है? Then you can rejoin. In terms of equivalent height, pi is also written as H rho G. इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट है, हम इसे H rho G भी लिख सकते हैं. There is a one term called reverse osmosis. हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया, कितना लगाया? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस रुक गया. अब हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा. If the pressure applied on the higher concentration side is more than osmotic pressure, then the net movement of solvent particle takes place in opposite direction. पहले ये नेट मूवमेंट था, हमने प्रेशर लगाया, इसे रोक दिया. उससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगेगा सॉल्वेंट पार्टिकल. सच काइंड ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जो प्यूरिफायर में हम घर पे भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज होता है. क्लियर? ये हमारा वो पानी होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सप्लाई हो रहा है, जहां से भी टैंक से सप्लाई हो रहा है. यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और प्योर वाटर को, प्योर सॉल्वेंट को यहाँ पे लाते हैं, उसे ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं. क्लियर?
ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव थ्रू एसपीएम, ध्यान रखना ना कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो। कुछ क्वेश्चंस होंगे बुकलेट में, हम देखेंगे अभी। सर सॉलिड क्यों नहीं मूव हो सकते? सॉलिड पार्टिकल का साइज पोर साइज से बड़ा होता है, इसलिए मूव नहीं हो सकते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज पोर साइज से छोटा होता है तो वो उसमें से मूव कर जाता है। क्लियर? चलो, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 विद कंसंट्रेशन C1 एंड C2। यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइट h है विद इन कंपैरिजन टू दिस। दो चीजें बतानी है, व्हिच कंसंट्रेशन इज मोर एंड द रिलेशन बिटवीन C1 C2 एंड हाइट h। C1 C2 और h हाइट में रिलेशन बताना है, कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा है ये बताना है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन C1 C2 एंड h। यू कैन यूज h rho g rho g, जो भी ये रख सकते हो, और C1 RT RT वगैरह, मतलब जो भी टर्म्स हैं उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अभी जब हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ड्रॉ किया था तो सॉल्यूशन साइड में हाइट हमने इंक्रीज की थी। क्लियर? सो डेफिनेटली जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ हाइट ज्यादा होगी। So if the concentration of C2 is more, the net movement of solvent particle takes place from year to year, तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो गई होगी। तो ये तो हमें पता चलता है C2 is greater than C1। जहाँ पे हाइट ज्यादा उतना उसका कंसंट्रेशन ज्यादा। क्लियर? अब हम यदि इसके रिलेशन पे आए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। क्लियर? C2 ज्यादा है तो पाई 2 ज्यादा होगा। So the difference between पाई 2 and पाई 1 should be H rho g। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उधर हाइट ज्यादा, कितनी हाइट ज्यादा होगा, जितना दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस रहा होगा। तो पाई 2 माइनस पाई 1 विल बी H rho g। पाई 2 को लिख सकते हो C2 RT माइनस C1 RT इक्वल टू H। क्या इतना हमें समझ में आता है? हाँ सर। सर वो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस एक बार रिपीट कर दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू H rho g। एज्यूम करो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाइट इक्विवेलेंट है पाई 1 के, यहाँ पे पाई 2 के, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस कितना हाइट का H है। तो पाई 2 प्रेशर ओवर ईयर माइनस प्रेशर ओवर ईयर शुड बी H rho g। सॉल्यूशन साइड पे ये हाइट ज्यादा होती थी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उधर हाइट ज्यादा, हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द हाइट। क्लियर है सर।
कुछ टर्म्स है जो हम यूज करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, two solutions are said to be isotonic if they have same osmotic pressure। उनका osmotic pressure सेम है तो isotonic बोल देंगे हम। Iso means same, hypertonic means high होना। If pi 1 is greater than pi 2, solution 1 is hypertonic। Hypo means less, hypotonic। If pi 1 is less than pi 2, so solution 1 hypotonic। If pi 1 is greater than pi 2, then solution 1 is hypertonic। If pi 1 equal to pi 2, both are isotonic। Clear in terms? Yes, sir. बोर्ड पे दो डायग्राम ड्रॉ किए गए। हमने ग्रैप लिया है या अंडा जिसके ऊपर का हमने कवर निकाल दिया है। क्लियर? मतलब अब जो ग्रैप है उसका जो लेयर होता है वो सेमीपेरिनल मेम्ब्रेन। एग का जो अपर लेयर होगा व्हाइट पार्ट निकालने के बाद वो सेमीपेरिनल मेम्ब्रेन होगा। One first case, if we put this grape or egg in pure water. Second case, if we put this grape or egg in NaCl aqueous solution. In which case grape will shrink, in which case grape will swell। कब वो साइज कम होगा, कब उसका साइज बढ़ेगा। क्लियर? कब श्रिंक होगा, सेकंड कब होगा, ये तुम्हें बताना है। सेकंड वाले में कम होगा, फर्स्ट वाले में बढ़ेगा। क्यों? क्या रीजन है? सेकंड वाले में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए ग्रेप में से वाटर बाहर निकलेगा, सॉल्वेंट, तो वो श्रिंक हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे। पानी यहां से यहां मूव करेगा, ग्रेप श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ग्रेप में है, यहाँ पे प्योर वाटर है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन हियर टू हियर हाई कंसंट्रेशन, तो स्वेल हो जाएगा। इज दैट ओके?
कर ले इतना कॉपी। अच्छा मुझे बताओ, जब हम कंसर्वेशन सॉलिड पार्टिकल का नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का इंक्रीज करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या होगा? क्या सर? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर मुझे चाहिए अंकित। सर हाँ अंकित, लक्षिका, नयन, कोई भी एक आंसर देना। If we increase the number of solid particles, non-volatile solid particles, then the magnitude of colligative property increases or decreases? क्या होगा? 3 बच्चों का नाम लिया, कोई भी एक बोलो। Decreases. Colligative property are the property which depends only on number of solid particles. If number of solid particle increases, then definitely colligative property increases. ये हमें पता है। तो यदि हमने solid particle को increase किया, colligative property increase होगी। Clear? But on increasing concentration of non-volatile solute, यदि colligative property increase हो गई, तो elevation in boiling point होता है one of the colligative property, मतलब elevation in boiling point will be more, इसका मतलब boiling point increase होगा। Osmotic pressure भी एक colligative property है, so osmotic pressure increase होगा। But अब दो colligative property है, relative lowering in vapor pressure. So on increasing solid particle, non-volatile solid particle, relative lowering in vapor pressure increases. यदि relative lowering in vapor pressure increase होगा, then vapor pressure will decrease. यहाँ पे हम lower कर रहे हैं, decrease कर रहे हैं vapor pressure. Greater the decrease in vapor pressure, lower will be vapor pressure. तो यहाँ पर vapor pressure कम होगा, जितने ज्यादा non-volatile solid particle उतना कम vapor pressure. ध्यान रखना है हमें. Clear? And the fourth one is depression in freezing point. Freezing point is also depressing. Greater the solid particle, greater will be decrease in freezing point. मतलब freezing point भी कम होगा. Clear? So on increasing concentration of non-volatile particle, all colligative property magnitude increases. But if we talk about boiling point, pi osmotic pressure increases, vapor pressure and freezing point decreases. These two are not the colligative property. Colligative property तो है relative lowering in vapor pressure and the depression in freezing point. तो वो भी बढ़ रही है, और वो बढ़ रही है इसलिए तो ये कम हो रहे हैं क्योंकि वो decrease वाला factor है. Decrease is more, मतलब उनका magnitude value कम हो रहा है. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes sir. Yes, sir. सर वेपर प्रेशर वाला रिपीट कर दीजिए ना। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया ये बढ़ेगा। अब डेल्टा पी बढ़ेगा, डेल्टा पी होता है पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन। तो ये कब बढ़ेगा? ये तो फिक्स है, जब ये कम होगा। यदि ये कम होगा तो अपने आप बढ़ने लगेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अभी क्लियर है? यस सर। एक और पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट में डिटेक्ट कर रहा हूं, लिख लो नोट का सेकंड पॉइंट। बेंजोइक एसिड undergoes dissociation in benzoic acid undergoes dissociation in water while it dimerizes in benzene. Benzoic acid undergoes dissociation in water while it dimerizes
इन बेंजीन, मतलब दो अलग अलग सॉल्वेंट में उसका बिहेवियर अलग अलग होगा। तो बेंजोइक एसिड डाइमराइज होगा बेंजीन में, वहीं पे यदि हम बेंजोइक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो डिसोसिएट होगा। क्लियर, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल था उसमें यूज आया था, इसलिए बताया। चलो चैप्टर एक बार का कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। पेज नंबर 41, आई डोंट नो, हो सकता है पेज नंबर अलग भी हो, मेरे पास लास्ट ईयर का बुकलेट है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन के, K1 एंड K3। ये दोनों क्वेश्चन अभी ट्राई करो पहले। दोनों के आंसर आ गए सार्थक? हाँ सर। ठीक है,
सर बोलो। सर प्रीवियस लेक्चर से कुछ डाउट्स था सर। देखते हैं, रुको एक मिनट। चलो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बताना है पहले तो मुझे बताओ। K1 का भी कौन सा? K1 का भी K1 का B, K1 है predict if equal volume of all this solution are mixed, then calculate the osmotic pressure of the net resultant solution obtained at 300 Kelvin. अच्छा ठीक है। देखो पाई इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं I1 I2 I3 I4 I1 C1 RT प्लस I2 C2 RT प्लस I3 C3 RT प्लस I4 C4 RT सबको ऐड कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब हमने कंसंट्रेशन लिया है 0.1 मोलार यूरिया का। हमें दे रखा है क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस फोर सॉल्यूशंस आर एडेड। चारों का इक्वल वॉल्यूम ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन सबका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4 टाइम्स। क्लियर? तो कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगा। C1 0.1 था, 0.1/4, इसका वॉट ऑफ फैक्टर 1, NaCl का 2, Na2SO4 का 3 और Na3PO4 का 4। कंसंट्रेशन विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल। क्या ये समझ में आता है? चाहो तो लिख लो अपने लेक्चर नोट्स में। Yes, sir. और सॉल्यूशन containing more than one solute, I1 C1 plus I2 C2 and so on, ये फॉर्मूला होता है उसका। सर उसका पार्ट का ए कैसे होगा? उसका पार्ट का क्या कैसे होगा? फिर से बोलो। ए पार्ट कैसे होगा? Read the osmotic pressure order. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑर्डर जब हमने कैलकुलेट ही कर लिया तो फिर तो बचा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ICRT। RT सब CRT सभी का सेम दे रखा है। C सेम RT तो सेम है ही सही। वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है? 4 3 2 1। जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? हाँ सर। चलो अभी क्लियर है दोनों क्वेश्चन? हाँ, आप क्या बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में से? क्या डाउट है बताओ। सर आप जो आइडियल सॉल्यूशन का डिफाइन लिखवाए थे तो उसमें था कि रॉल्ड्स लॉ हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है, तो सर डिफरेंट रेंज पे वो वायलेशन भी होता है रॉल्ड्स लॉ का? हाँ, जिसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं हम। यदि हर कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं हो रहा है तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हर कंसंट्रेशन पे फॉलो हो रहा है तो आइडियल। और सर force of interaction between A2A and B2B is similar to A2B वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था। मतलब किस में? आइडियल में, नॉन आइडियल में? आइडियल में सर। यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सिमिलर है
तो डेफिनेटली मतलब जैसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे बाद में भी उतने ही होंगे, तो आइडियल केस। पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे और जो बाद में है यदि वो डिफरेंट हो गए तो नॉन आइडियल केस। मतलब यहाँ सर पे जो वो वेपराइजेशन है, ऑल दिस वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर तो वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, मतलब कोई भी ए को तुम सॉल्वेंट बी को सॉल्यूट ले। और सर मिक्सचर का एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों होता है? एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा, ये सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक रूम में सिर्फ जे बेच के बच्चे बैठे हैं, अब जे और जेबी के दोनों के कंबाइन बच्चे बैठे हैं, तो कब ज्यादा रैंडमनेस होगी? मिक्स करने के बाद या मिक्स करने के पहले? मिक्स करने के बाद। इसलिए डेल्टा इज पॉजिटिव। क्लियर है सर? सर हाँ, सर एजियोट्रोप्स के वो ग्राफ एक बार बता दीजिए ना फिर से। कौन से वाले? वेपर प्रेशर वाले? हाँ, वेपर प्रेशर और वो बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जनरली जो पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसा होता है, क्लियर? बट एजियोट्रॉप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एक्सट्रीम केस में काउंट होते हैं। यदि वो एक्सट्रीम केस में काउंट होते हैं तो उनका जो वेपर प्रेशर है बजाय ऐसे जाने के वो कुछ चला जाता है इसमें, मतलब इन दोनों वेपर प्रेशर के ऊपर चला जाता है। और वन ऑफ द कर्व, सेकंड कर्व, एक है पी टोटल वर्सेस एक्स कर्व, एक होता है पी टोटल वर्सेस वाई कर्व। पी टोटल वर्सेस वाई कर्व कुछ ऐसा होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहां पे एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब ए का जितना फ्रैक्शन लिक्विड में वही ए का फ्रैक्शन वेपर में, बी का जितना फ्रैक्शन लिक्विड में वही बी का फ्रैक्शन वेपर में भी हो जाता है। ये वेपर प्रेशर कर्व। क्या इसमें कोई डाउट है? इस पॉइंट को बोला जाता है एजियोट्रॉपिक पॉइंट। इस कंसंट्रेशन पे एजियोट्रॉप बनता है। सर हम्म, वो एजियोट्रोपिक जो पॉइंट है वो बी की साइड क्यों ज्यादा शिफ्ट हुआ है? मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं बी की तरफ रहता है, मतलब जनरल एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं उसको, मतलब ऐसा कर लो तुम चाहो तो। मतलब वो तो एक ग्राफ है उसका, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बी की तरफ जाता है। बुकलेट में क्वेश्चन है सर ऐसे। क्या कि बी की तरफ क्यों ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन है? हाँ सर, दो ग्राफ है, एक में बी की तरफ कम है और दूसरे में बी की तरफ ज्यादा है, तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 7। Question number 7, exercise 2, part 1. Given px curve for non-ideal liquid mixture, identify the correct px curve for the same mixture. इसमें ज्यादा कम का तो सवाल ही नहीं है। इसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर का और पूछा है बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ बताओ। तो इसमें आंसर ऐसे तो रिपोर्ट नहीं किया गया है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, एक ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में बताना है हमें। अब वेपर प्रेशर तुम देखोगे, वेपर प्रेशर ग्राफ में रफली 0.2 और 0.4 के बीच में एजियोट्रॉपिक पॉइंट मिल रहा है हमें, जो सबसे कम वेपर प्रेशर है। तो 0.2 और 0.4 वही कंसंट्रेशन पे हमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो किस ग्राफ में 0.2 और 0.4 के बीच में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है? बी। बी। तो इसलिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ सर, मतलब एक क्लियर है। ग्राफ दिया है, दूसरा उसके थ्रू चूज करना है हमें। क्लियर है? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपने वो बताया था, वो और एक बार रिपीट कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये मतलब जब डिसोसिएट होगा कुछ ऐसे डिसोसिएट। मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा Na3, तब जाके वो चार्ज बैलेंस होगा।
-6 + 3 3 - 3 Na+। जब ये डिसोसिएट होगा तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है दिस विल नॉट डिसोसिएट, स्क्वायर ब्रैकेट एज अ होल रहेगा 3 Na+, ये डिसोसिएट हो जाएंगे। ये ऑक्सिलेट आयन अलग से सेपरेट नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब एक चैप्टर है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे देखिए। सर हम्म कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आने दो थोड़ा सा, मतलब अभी रुक जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बस नेक्स्ट चैप्टर होगा तब पता लगेगा, तो अभी कहीं यूज भी आया तो छोड़ दो उसे, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा ना उसको जब तक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक्स नहीं होगा। सर एजियोट्रॉप में सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज में वो मोल फ्रैक्शन सेम रहता है क्या? हाँ, यही तो इजोट्रॉप की डेफिनेशन है, x = y, xb = yb। क्लियर? और कोई डाउट? चलो तो फिर बुकलेट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से स्टार्ट करें हम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। Type your doubts of exercise on part 1 in chat box. चलो कुछ क्वेश्चंस आए हैं। E1 अंकित पार्ट 1 का ही है ना E1? यस सर। A mixture of an organic compound A and water distilled under 1 atmospheric pressure at this temperature, how many grams of steam will be condensed to obtain 1 gram of liquid A in distillate? Vapor pressure of water देखो
E1 में P टोटल दे रखा है इतना, इसमें से H2O का वेपर प्रेशर इतना, तो बचा किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या वैसा लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ H2O अपॉन प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इन दैट वेपर फेज अपॉन मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा। हमें इनका वेट, एक का वेट दे रखा है, दूसरे का वेट निकालना है, मोलार वेट पता है, वेट 1 अपॉन मोलार वेट 1, वेट 2 अपॉन मोलार वेट 2। सो एक वेट दिया है, मोलार वेट दोनों का पता है, ये हमें दे रखा है यहाँ से, दूसरा वेट निकल जाएगा भी के। फिर से समझाना। हमें दो टोटल प्रेशर दे रखा है 180 एम, उसमें से 739 दे रखा है वाटर का। क्या इतनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है? यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा यहाँ से। सर अब हमें प्रेशर आ गया, क्या हम पार्शियल प्रेशर को ऐसा लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यस सर। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, पी टोटल। तो टोटल मोल्स और ये वाला पार्ट पी टोटल रेशियो लेने पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मोल्स ऑफ H2 बचा और मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा। यस सर। मोल्स को लिखा वेट बाय मोलार वेट, इसके मोल्स को लिखा इसका वेट इसका मोलार वेट। हमें ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन में, क्लियर? ये दोनों हमें यहाँ से आ गए, ये कैलकुलेट करना है। यस सर। चलो इसके बाद था फिर F3। F3 क्वेश्चन पढ़ लो सभी। हाँ, 1 मोल ऑफ A and 3 moles of B, रॉड्स को लगा दिया, टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। 2 moles of A, 2 moles of B and 6 moles of C, वेपर प्रेशर इज आल्सो, टोटल वेपर प्रेशर इज 1। यहाँ पे भी रॉड्स को लगा दिया, ये PC नॉट दे रखा है 0.8। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल PA नॉट एंड PB नॉट। क्या भी सॉल्व हो जाएगा? क्या? यस सर, सॉल्व हो जाएगा। Then F5,
हाँ, किसका रोग था ये? अनिकेत का है 5। टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है इतना, B फॉर बेंजीन, T फॉर टॉलिन। एक काम करो, XB को 0 रख दो। अब XB को 0 रखोगे तो पूरा वेपर प्रेशर कितना आएगा? 90। वो होगा टॉलिन का वेपर प्रेशर, क्योंकि बेंजीन का फ्रैक्शन 0 कर लिया है। और सेकंड केस में XB को 1 रख दो, मतलब 100% बेंजीन, तो उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा 180 + 90 प्योर का। सो PT नॉट PB नॉट आ गया। YB मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, उसका वेपर प्रेशर 270 into फ्रैक्शन 12 मोल्स, टोटल मोल्स इज 20। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है अनिकेत, हमें निकालना है y डैश, मतलब इन वेपर्स को कंडेंस करके जो वेपर्स फर्दर इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, मतलब एक वेसल से दूसरे वेसल में ले गए, कंडेंस किया और कंडेंस का वापस से इक्विलिब्रियम आया, तुम्हें ya डैश निकालना है, yb डैश निकालना है। yb निकाला हमने, व्हिच इज x, मैंने यहां पे a लिख दिया, दिस शुड बी b फॉर बेंजीन। मतलब जो यहाँ पे वेपर का फ्रैक्शन है वही नेक्स्ट वेसल में लिक्विड का फ्रैक्शन हो जाएगा, उसे यहाँ पे उसको 2 बार लगा दो। याद है वो पूरा एक केस भी बताया था, सेपरेशन बाय सिंपल डिस्टिलेशन वाला हाँ अनिकेत, वो हाँ वाला सर, केस है, ठीक है। हाँ सर, हो जाएगा। H1 का 4th ऑप्शन, मतलब ये तो आज ही बताया मैंने, CH3COH इन बेंजीन, नहीं हाँ सर, ये अभी नहीं बताया, ये तो वो था बेंजोइक एसिड था। CH3COH इन बेंजीन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन करना क्या है इसमें, टेबल कंप्लीट करना है। एसिडिक एसिड बेंजीन में कुछ भी नहीं होगा, क्या दे रखा है इसका? एसोसिएशन होगा सर, डाइमराइजेशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन दे रखा है 0.5, तो वाटर में डिसोसिएट होगा, जैसा आज मैंने बेंजोइक एसिड के लिए बताया, और बेंजीन में ये एसोसिएट होगा। वाटर में डिसोसिएशन और उसमें एसोसिएशन, ठीक है। हाँ सर, J4 0.01 molar solution of ammonia freezes at this. Calculate the Van 't Hoff factor I and the percentage dissociation of ammonia. चेक करो J4 निशान, यस सर।
सर हाँ बोलो। सर H1 में जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। नहीं, n sum of coefficient of product upon sum of coefficient of reactant। I n वाला ना सेकंड लास्ट, हाँ सर। sum of coefficient of product upon sum of coefficient of reactant, मतलब एक मोल कितने मोल में डिसोसिएट या एसोसिएट होता है। ओके सर। ठीक है, चलो इसका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, प्लस जो पुराना भी पेंडिंग है वो भी डिस्कस करेंगे हम। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।